3 युवक जिनकी तस्वीरें बीजेपी के कई कद्दावर नेताओं के साथ है, एक की तो प्रधानमंत्री जी के साथ है, एक की भाजपा अध्यक्ष नड्डा जी के साथ है। ऐसे कंडीशन में मैं देख रहा था कि कैसे इन पर बीएचयू इसमें इनकी गिरफ्तारी हुई है, और उससे पहले मैं ये देख रहा था कि देखो दो चीजों को लेकर के कि आमतौर पे जो पारा अपने बलात्कारी भाई के लिए आज तक कोई तस्वीर कुछ भी साझा नहीं किया, मैं आपको दिखाऊं कि उसने ये तस्वीर साझा की। इसका भाई दोनों चीजों को समझिएगा। मैं एक बार दूसरी तरफ दिखाता हूं कि अशोक श्रीवास्तव की हमारे दूरदर्शन में पुराने दूरदर्शन में संपादक स्तर के हैं। अशोक जी के साथ एक प्रोग्राम में मेरा रहना हुआ है। अशोक जी आडवाणी, इनके पिता आडवाणी जी के सचिव भी रह चुके हुए हैं। लेकिन पहले जो घटना घटी है मनीष, ये शर्मनाक घटना है। ये शर्मनाक घटना है कि और ये कायदे से जो दिल्ली में बैठे हैं पार्टी के पदाधिकारी, दिग्गज कर्णधार, जिनके लिए नाम लूंगा तो फिर कई लोगों को आग लगेगी, नाम नहीं लूंगा तो अच्छे से समझ रहे होंगे कि पार्टी किन हालात में पहुंच रही है। ये बिल्कुल अशोक श्रीवास्तव जी ने जो कहा है वो 100% सत्य कहा है मनीष जी। ये मनीष जी पार्टी के पदाधिकारी नहीं है, ये बनारस में पार्टी के पदाधिकारी है। बनारस को मैं पूरे हिंदुस्तान से अलग मानता हूं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी वहां के संसदीय सांसद हैं, वहां से चुनकर आते हैं। और वहां पर वो जो उसमें पकड़ा गया है वो आईटी सेल का जिला संयोजक लिखा हुआ है उसमें, बाकी दोनों और पदाधिकारी हैं। तो मनीष जी आप भी राजनीति कवर करते रहो, मैं भी पॉलिटिकली रिपोर्टिंग करी है। प्रधानमंत्री जिस क्षेत्र से सांसद हो वहां के आईटी सेल का जिला संयोजक, ये आम आदमी नहीं बना दिया जाता। जिनको आया चलो फलाने तुम बन जाओ, दिवाके तुम बन जाओ, बड़े पौए से पहुंचा होगा वहां पे, बड़ी बड़ी सिफारसी चिट्ठियां गई होंगी। कौन लोग थे वो? ये तो पकड़ लिया, योगी बाबा का डंडा चल गया, पकड़ गया, इसकी पुश्तें याद करेगी, इसको जो सजा होगी उसको लेकर निश्चिंत है। ये पकड़ा गया, इसको इसके दुष्कर्म की, इसके कुकर्म की सजा निश्चित तौर पर मिलेगी। लेकिन इसको जिला संयोजक की कुर्सी पे बैठाने वाला कौन था? ये मनीष जी एक नाक कटाने वाली बात है। जो अभी हम लोगों ने शुरुआत में की कि राम की बात की, देश कहाँ आगे बढ़ रहा है, उन सब चीजों में पलीता लगा रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनको प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी खल रही है। ये वो डकैत लोग हैं, इसको पहुंचाने वाले, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जिन्होंने इसको इस कुर्सी पे बैठाला जिला संयोजक की, ये उसी कांग्रेसी एजेंडे के लोग हैं। ये कांग्रेसी साजिश के तहत पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे दुष्कर्मी बैठा लो कि अपने आप प्रधानमंत्री मोदी को जवाब देना महंगा पड़े। ये इस पर क्या जवाब देंगे मोदी जी? प्रधानमंत्री मोदी नहीं जिम्मेदार है, उनके यहाँ से पीएमओ से चिट्ठी नहीं आई कि इस आदमी को जिला संयोजक बना दो। और मनीष जी ये छोटे मोटे कुकर्म में नहीं पकड़ा गया है, ये गैंग रेप आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ, तो ये तो निश्चित तौर पर शातिर अपराधी था। तो जिसने इसको बनाया उसको इसके बारे में कुछ मालूम नहीं था क्या? या जब जिला संयोजक का अपना दायित्व संभाल रहा था तो ये लोगों ने इसको देखा नहीं कि इसके आचरण क्या है, किस टाइप का आदमी है। उसके बावजूद जरा सोचिए, ये जब इतना अपराधी प्रवृत्ति का आदमी है कि बीएचयू के अंदर, आईआईटी बीएचयू के अंदर घुसकर एक छात्रा के साथ गैंग रेप कर सकता है, तो ये सोचिए उस कुर्सी का कि मैं प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के आईटी सेल का जिला संयोजक हूँ, ये किस तरह से आतंक फैलाया होगा बनारस के अंदर। ये तो इतना बड़ा कांड हो गया कि पकड़ लिया गया, अभी पुलिस इस पर लग चलाएगी। लेकिन इसने वैसे लड़कियों का जीना हराम कर रखा होगा, पार्टी से लेकर मोहल्ले तक। ऐसे पापी आदमी को जिला संयोजक की कुर्सी पे किसने बैठाला? तो ये सोचिए कि जो हम लोग अक्सर कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के कंधे पर ये वैताल की तरह लदे हुए हैं ये भाजपाई, ये मौज ले रहा है कि एक आदमी तो भाई बैल की तरह खींच रहा है। ये बैलगाड़ी, जैसे बैलगाड़ी अपने आप नहीं चलती, वो बैल के सहारे चलती, तो नरेंद्र मोदी समय नंदी महाराज उनके पूरा बैल खींच रहा है और ये बैताल की तरह लदे हुए। मैं और किसी जिले का होता मैं इसको इतना महत्व भी ना देता कि छोटे मोटे कई जिले में वहां इस तरह से चलता है प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र, और वहां पर इस तरह की धांधागर्दी, इस तरह की डकैती, मतलब धांधागर्दी भी छोटा शब्द है, डकैती ये छोटा शब्द है कि पार्टी की इज्जत कैसे लूट रहे हैं वहां पे। कौन लोग हैं इसके जिम्मेदार? और सबसे खास बात है कि हम लोग बात करते हैं सरकार की, प्रधानमंत्री मोदी की, तो हम लोगों के मुंह पर भी काली पोती है। इन कुकर्मियों का, इन बलात्कारियों का, इन अपराधियों पर पक्ष लेंगे बैठ के। तो ये जो अभी मनीष जी ने कहा, अशोक श्रीवास्तव जी का जो ट्वीट दिखाया, तो प्रधानमंत्री मोदी की ताकत यही है कि उनके चमचे नहीं है, उनके समर्थक हैं। गलत है और सही है उसको खुलकर बोलता है। और हर भाजपा जो समर्थक है प्रधानमंत्री मोदी के, मुझे तो कोई हिचक नहीं होती कहने में कि मैं अंधभक्त हूँ। लोग ये कहते हैं मैं अंधभक्तों में अपने आप को गिनता हूँ, लेकिन इस तरह का पाप आंखें नहीं बंद कर सकते। ये कांग्रेस का कल्चर नहीं है। ये भाजपाई जो मौज ले रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के या उत्तर प्रदेश में योगी के नाम पे, ये मैं हमेशा मनीष जी कहता हूँ कि जब तक मोदी है या उत्तर प्रदेश में योगी, इनकी उम्र अभी कम है तो थोड़ा ज्यादा चलेगा, ये जब तक मोदी और योगी है तब तक ये मौज ले भाजपाई। उसके बाद ये फिर वही, जैसे मैं कहता हूँ उत्तर प्रदेश में राजनीतिक भिखारी की हैसियत थी भाजपा की। 2004 में अटल जी के सीन से हटने के बाद ये चौथे नंबर की पार्टी थी बनी जी उत्तर प्रदेश में, और कोई इनकी उंगली नहीं पकड़ना चाहता था। नंबर 1 सपा, बसपा, कांग्रेस, उसके बाद इनका नंबर आता था चौथे नंबर की पार्टी अटल जी जो नंबर 1 की बना के गए थे पार्टी, उनके जाते, क्योंकि ये बैताल की तरह लड़े जाते हैं।
जो नेता आता है उसके पीठ में बैताल की तरह लग जाते हैं और इसी तरह का नंगा नाच करते हैं जैसा बनारस में आप देख रहे हो। और जगह का नंगा नाच जरा तब चर्चा में आता है इसलिए पता नहीं चलता। इनका आचरण है ये मैं बार बार उस बात को कह रहा हूँ कि ये अकेले आदमी की कहानी है ही नहीं मनीष जी। और ये तो मैं जरा देखूंगा वो जो जेपी नड्डा जी बैठे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको अब सज्जा शर्म आती है कि नहीं, लज्जा आती है कि नहीं, कि जरा पार्टी की नट बोल्ट कसेंगे कि नहीं, या ये सब चलता है तो चलने दो, क्या फर्क पड़ता है। तो वही है कि जब तक मोदी है तब तक मौज लो, जब तक देश मौज ले रहा तुम भी लो मौज, बाकी तुम्हारी लोग को कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये चेहरे पे काली पोतने वाला काम हुआ है क्योंकि ये बनारस के पदाधिकारी हैं और किसी भी प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में इस तरह से पदाधिकारी नहीं बनाए जाते। ये निश्चित तौर पर उस आदमी को दंडित जब तक नहीं करेंगे तब तक सीधी बात है कि कोई सबक नहीं लिया गया। ये आदमी अपने दम पे जिला संयोजक नहीं बन सकता आईटी सेल का, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। इसको किसी बड़ी, और वो जो आईटी सेल के दिल्ली में बैठे हैं, वो जो दिल्ली पूरे आईटी सेल के पूरा वो उनका ट्विटर हैंडल देख लो, उनको कभी बयान देते सुन लो तो वो ऐसा लगता है कि देश यही चला रहे हैं, नरेंद्र मोदी इनके पीछे चल रहा है। वो इस तरह का तेवर और जो उनके घमंड तबकता है वो अक्सर राष्ट्रवादियों के निशाने पर रहते हैं। इसी चक्कर में उनको शर्म आ रही है। अब जरा आज मैंने देखा मनीष जी, मैं जाता नहीं लेकिन आज मैंने जरा ट्विटर देखा कि कम से कम कुछ तो शर्म आई होती, कोई तो टिप्पणी की होती। ये तुम्हारे आईटी सेल का कारनामा है। इससे पहले मनीष जी भोपाल में पकड़ा गया था आईटी सेल वाला, वो आईएसआई की जासूसी कर रहा था। तो ये जो दिल्ली में आईटी सेल के ठेकेदार बैठे हैं, पूरे देश चलाने का ठेका जो लिए हुए हैं, इनको कुछ शर्म आ रही, चुल्लू पर पानी कहीं ढूंढेंगे कि हम लोग सब ये बर्दाश्त करेंगे कि नहीं चलो मोदी है तो ये इन बैतालों को भी हम लोग इनकी भी चर्चागिरी करें। तो ये उस बिंदु पे ले जाके खड़ा कर रहे हैं पार्टी को जहां से वापसी नो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे। बिल्कुल, हमें लगता है कि सबसे पहला जो नया कानून चूंकि अब राष्ट्रपति महोदय का सिग्नेचर हो चुका हुआ है जो अमित शाह संसद में लेकर आए, तो शुरुआत आईटी सेल के इन राक्षसों पे ही होना चाहिए। मैसेज बड़ा देने की जरूरत है क्योंकि मोदी जी अपनी लकीर जब इतनी लंबी कर रहे हैं तो इसमें बीजेपी का आवरण ओढ़ करके और इस तरह का अत्याचारी रावण बन जाएगा, इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। मनीष जी मैं बहुत अच्छे से कई लोगों को जानता हूँ, मैं उनका जिक्र नहीं करता क्योंकि ये पूरा आईटी सेल ये बोझा है भाजपा के ऊपर, बोझा। और अगर जरा सी शर्म बची हो, अमित वालमिया में मैं नाम ले रहा हूँ, तो उत्तर प्रदेश के पूरे आईटी सेल को तत्काल भंग करो क्योंकि ये अकेला नहीं है। अभी ऐसे कई कारनामे सामने आ जाएंगे तो जवाब देते नहीं बनेगा। क्योंकि मैं हालात बहुत अच्छे से जानता हूँ, जो बड़ी बड़ी तख्ती लगा के घूमते हैं, मैं जिक्र नहीं करता कि छोड़ो कि क्या लेना देना, लेकिन आज जो बनारस की जो घटना सामने आई है उसके बाद सर में डूब मरने वाली बात है। तो अगर जरा सी लाज शर्म हो तो पूरे उत्तर प्रदेश का आईटी सेल तत्काल बंद करो। और जिस आदमी ने इसको आईटी सेल बनवाया था, संयोजक बनवाया था जिला सेल का, उस आदमी को तो दंडित जब तक नहीं करेंगे मनीष जी तब तक काम नहीं बनेगा। बिल्कुल, उम्मीद की जानी चाहिए इस पर सख्त, चूंकि योगी आदित्यनाथ जैसा वहां पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है। और मनीष जी मैं बताऊं कि रोज कहीं ना कहीं फोटो लाके डाल देते थे ये आईटी सेल के जो हेड है अमित वालमिया, कि जरा फलाने की फोटो देखो, दिवाकर की फोटो देखो। आज वो कांग्रेसी झड़ी लगाए हैं, 50,000 से ऊपर ट्रेंड हो चुका है। नरेंद्र मोदी के साथ फोटो, स्मृति ईरानी के साथ फोटो, जेपी नड्डा के साथ फोटो, उस बलात्कारी का उसका जवाब देते नहीं बन रहा। ऐसा चोरों की तरह मुंह छुपा के बैठे हैं। क्यों बैठे हो मुंह छुपा के? तुम किस लिए आईटी सेल कह दो, आगे सफाई दो, स्पष्टीकरण दो। तो ये ठेकेदार है पूरे देश के, ये पूरे देश के आईटी सेल के ठेकेदार हैं। ये बड़े बड़े कॉन्क्लेव और सेमिनार सब आयोजित करते हैं और ये पूरा ठेका लिया, जो राष्ट्रवादी करते हैं उन सबका ठेका यही लिया है, इन्हीं के पास है ठेका। तो आगे जवाब दो। तो मैं देख रहा हूँ आज दिन भर से कोई जवाब नहीं, प्रधानमंत्री के रिट्वीट किए जा रहे हैं, उससे काम नहीं बनेगा। कि दो जवाब जरा शक्ति है ना कि मोदी का आवरण ओढ़ करके हर पापी अपने आप को बचा लेता है। मतलब मोदी नाम ऐसा हो गया है कि पार्टी का आईटी सेल भी आवरण ओढ़ लिया, ठंड बहुत ज्यादा है तो बस उसका जो है प्रजाई बना करके ओढ़ लिया है मोदी के ट्वीट से। लेकिन अमित मालवीय को जवाब तो देना पड़ेगा क्योंकि पूरी उसी की टीम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसे लेनी नहीं। और मनीष जी अमित मालवीय ये नहीं कह सकता कि बनारस से उसका कोई लेना देना नहीं। अगर बनारस से उसका कोई लेना देना नहीं तो उसको 1 मिनट उस कुर्सी में बैठने का अधिकार नहीं है जिस कुर्सी पे वो बैठा है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। वहां कौन आदमी आईटी सेल देख रहा है, कैसे देख रहा है, क्या काम कर रहा है, ये पूरी जिम्मेदारी दिल्ली में बैठे आदमी की है या उत्तर प्रदेश की तो है। लेकिन जो दिल्ली में बैठा है वो अगर ये कहता है कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से मेरे विभाग का कोई लेना देना नहीं, तो समझ लीजिए फिर नकारापन, निकम्मेपन और हरामीपन इसकी कोई पराकाष्ठा वो पार कर चुका है, सारी हदें वो पार कर चुका है। बिल्कुल, लेकिन सर ये निश्चित है, हम लोग इसीलिए कहते हैं कि इसीलिए जब आप राष्ट्र के सही मायने में प्रहरी हैं तो आपको ऐसे अत्याचारियों को बाहर निकालना पड़ेगा। पत्रकार होकर के हम लोग पत्रकारिता के काला अध्याय हमने लिखी है, अकेला ऐसा जिसमें ये मैं तो अपने आप से कह सकता हूं आसान नहीं होता।